Hello aspirants, welcome to Smart Preps, myself Prince Jain, and today we are going to discuss current affairs for national and international importance from 18th January 2026 to 24th January 2026. Okay, so these are your topics for this week: elevated corridor at Kaziranga, World Economic Forum, and Parakram Divas. So the first article of this discussion is elevated corridor at Kaziranga. So what is elevated corridor? Do you know? Okay, let's have discuss. So what is in the news? Prime Minister recently laid a foundation stone for 34.5 kilometer elevated corridor at Kaziranga, Assam. So recently our Prime Minister inaugurated this foundation stone, laid the foundation stone for this elevated corridor in Kaziranga. So now the concept of elevated corridor is what? क्या होता है elevated corridor? समझो, elevated corridor मतलब एक रास्ता ऑलरेडी एक सड़क जा रही है ना? तो इस सड़क को हमने क्या कर दिया? एलिवेट कर दिया, मतलब ऊपर उठा दिया. अब ये जो रास्ता है ये इधर भी क्या है? पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया है और ये भी पूरा का पूरा मान लो फॉरेस्ट एरिया है ना? अब इसके ये फ्रिंजाइल्स फॉरेस्ट एरिया है जहां से क्या होती है? एनिमल्स का जो ट्रेल्स है ना? एनिमल का रास्ता है आने जाने का. इधर से कभी कभी इधर आते हैं एनिमल्स, कभी कभी इधर जाते हैं. और ऐसे अगर यहां से सड़क, हम रास्ते से सड़क लेके जाएं तो क्या हो सकता है? एनिमल की जो डेथ हो सकती है, एनिमल किलिंग हो सकती है, रोड साइड एक्सीडेंट से बहुत ज्यादा बढ़ सकती है. इसके लिए हम क्या करेंगे? यहां से ऐसे करके कुछ ऐसा ब्रिज टाइप का बना के जाएंगे जिससे नीचे से एनिमल्स अप डाउन भी कर सके और ऊपर से जो है व्हीकल्स आ जा भी सके. यहां से व्हीकल्स भी आ जा सकते हैं और नीचे से एनिमल्स आ जा सकते हैं. तो ऐसे टाइप के जो पासिंग एरिया है इसको ही हम लोग कॉरिडोर बोलते हैं. कॉरिडोर मतलब क्या? आप निकल सकते हैं उस एरिया से, जगह से, है ना? तो ये नीचे से एनिमल्स आ जा सकेंगे, ऊपर से गाड़ियां चल सकेंगी. आपको ठीक इस तस्वीर में दिख रहा होगा कि देखो, नीचे से हमने ये जगह रखी है एनिमल्स के लिए और ये जगह पूरी रखी है अपनी सड़क के लिए. आई बात समझ में? ओके, सो दिस इज कॉरिडोर. अब फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री जी ने काजीरंगा नेशनल पार्क के जो का एरिया है उस एरिया में 34.5 किलोमीटर लंबा, मान के चलो 34.5 किलोमीटर लंबा मतलब बहुत लंबा होता है. एम आई राइट? किसी दो प्रोमिनेंट सिटीज का डिस्टेंस है ये. तो इतना लंबा एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की बात करी गई है और उन्होंने रिसेंटली ही उसका शिलान्यास करा है या फाउंडेशन स्टोन रखा है ना? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? क्यों इसको बनाना होता है? हमको एलिवेटेड कॉरिडोर चाहिए क्यों? व्हाई? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस? सो टू रिड्यूस एनिमल डेथ कॉज्ड बाय द वेहिकुलर ट्रैफिक स्पेशली ड्यूरिंग द फ्लड सीजन. अब आपको पता है हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर के वजह से असम में फ्लड की जो एक प्रॉब्लम चली आ रही है वो बहुत ज्यादा प्रोन प्रॉब्लम है. अब फ्लड से तो हम क्या कर सकते हैं? इन शॉर्ट ड्यूरेशन, शॉर्ट टाइम हम इसको मिटिगेट नहीं कर पाएंगे, है ना? इसके लिए हमको क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने होंगे? अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करें इंफ्रास्ट्रक्चरली. अब इसके लिए क्या करते हैं? जो पुरानी सड़कें हैं, जो बाई लेन्स हैं, 6 लेन्स हैं, 4 लेन्स हैं, ये क्या होता है? पानी में डूब जाती हैं. और इसके साथ साथ जो काजीरंगा नेशनल पार्क है वो भी, उसमें भी फ्लड आ जाता है. और जब फ्लड आता है तो जीव जंतु क्या करते हैं? आप कहीं गहराई में जा रहे हो, आप थोड़ी सी हाइट वाली जगह में जाना चाहोगे डेफिनेटली. सो जीव जंतु भी हाइट वाली जगह में जाना चाहते हैं. अब देखो कि काजीरंगा की आप अगर टोपोग्राफी देखो, ठीक है, काजीरंगा का जो एक्सटेंशन देखो तो इस जगह में कहीं काजीरंगा है. तो अब यहां पे इस एरिया में जब आपका इस एरिया में क्या हो जाता है? फ्लड आ जाता है काजीरंगा में, तो अल्टीमेटली जो जीव हैं ट्रांसफर करते हैं, माइग्रेट करते हैं अपलैंड की तरफ। अपलैंड कहाँ है इसके पास कार्बी आंगलन की तरफ जाते हैं।
कार्बी आंगलंग के तरफ जाते हैं, है ना, क्योंकि ये हाईलैंड है, अपलैंड है ना। तो अब ये जो जाते हैं तो ऐसे सड़क को क्रॉस करके जाते हैं, ऐसे सड़क को क्रॉस करके जाते हैं। अब मान लो रात का समय है, पूरा बाढ़ आ चुकी है, फ्लड आ चुका है, रात का समय है, गाड़ी को स्पीड लेके आएगा, यहां पे एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इसको रिड्यूस करने के लिए भारत सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, ये एलिवेटेड कॉरिडोर, 34.5 किलोमीटर का एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की बात सोची है। इसके की फीचर्स देख लो क्या होते हैं। द एलिवेटेड कॉरिडोर विल लीव एन ओपन एरिया अंडरनेथ फॉर द क्रॉस मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क टू कार्बी आंगलंग हिल्स। मतलब वही बात, ऐसी खुली जगह, ये जो खुली जगह छोड़ी गई है, ये खुली जगह छोड़ा जाएगा ताकि काजीरंगा से निकल के आके एनिमल कहां जा सके, कार्बी आंगलंग के हिल्स में जा सके, अपलैंड में जा सके, जहां उनको फ्लड का खतरा ना हो, और ऊपर से आराम से गाड़ियां पास करती रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हमको कम्युनिकेशन, ट्रैफिक, ट्रांसपोर्टेशन का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एनिमल की जो डेथ होती है एक्सीडेंट से वो भी कम हो जाएगी। आई बात समझ में। सो ये है मोटा मोटा इसका प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। अब जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल कंटेंट्स इस चीज का देखते हैं एलिवेटेड कॉरिडोर का। काजीरंगा नेशनल पार्क्स सदर्न बाउंड्री इज ह्यूमन डिफाइंड, नॉट इकोलॉजिकल, ठीक है। अब कुछ कुछ एरिया देखो, मान लो काजीरंगा का, अगर काजीरंगा का जो एक्सटेंशन है करीब करीब यहीं तक है, अगर काजीरंगा का आप एक्सटेंशन मानते हो, तो अगर ये वाला एक्सटेंशन मानते हो, यहां से क्या होती है, ब्रह्मपुत्र को ऐसे मान लो, तो इस एरिया में काजीरंगा है, एम आई राइट। अब ये जो बाउंड्री है, साउदर्न बाउंड्री, ये जो बाउंड्री है काजीरंगा की, ये क्या हो रही है, हम लोगों ने स्ट्रिक्ट कर दी है, वरना तो ये कार्बी आंगलंग के हिल्स के साथ, जंगलों के साथ ऐड हो जाती है ना। तो हमने यहां से अपना कुछ कुछ रास्ते भी गुजार दिए हैं, कुछ रास्ते कंक्रीट कर दिए हैं, है ना। अब एनिमल्स को तो क्या पता, रास्ते हो या कुछ भी हो, और एनिमल हाथी अपनी एक बार जो जगह बना ले, मतलब एक बार रास्ता डिफाइन कर ले, फिर कुछ भी हो वो उसी रास्ते पे चलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो एनिमल आते हैं भाई, वो तो अपने रास्ते में से जा रहे हैं, पर हमने जो रास्ता बना लिया है, हमने जो कंक्रीटाइजेशन कर दिया है, ठीक है, जो मैकेनाइजेशन कर दिया है, इसके वजह से ये जो मूवमेंट है एनिमल का, ये रेस्ट्रिक्ट हो गया है। अब ये एलिवेटेड कॉरिडोर क्या करेगा, एक ब्रिज का काम करेगा, एक ब्रिज का काम करेगा, ऊपर से इसके गाड़ियां चलेगी और नीचे से एनिमल मूवमेंट होगा, स्मूथ मूवमेंट होगा। अब कार्बी आंगलंग हिल्स की अगर बात कर ले, तो ये जब फ्लड के टाइम में नेचुरल हाईलैंड का काम करता है। देख लो, एक लैंड ऐसा है, एक लैंड ऐसा है, अगर यहाँ पे पूरा का पूरा फ्लड आ गया, तो यहाँ के जितने भी जीव जंतु रहेंगे वो कहाँ चले जाएंगे, वो ऊपर की तरह चले जाएंगे, हाईलैंड की तरह चले जाएंगे, एम आई राइट। तो यही काम करता है कार्बी आंगलंग वाला हाईलैंड। समझ में आई बात। अब देखो आगे, इसका पोस्ट फ्लड क्या इफेक्ट रहता है। पोस्ट फ्लड इफेक्ट क्या रहता है, एनिमल्स रिटर्न बैक टू काजीरंगा नेशनल पार्क। एक बार ड्यूरिंग फ्लड एनिमल गोज टू हाईलैंड एट कार्बी आंगलंग, एंड आफ्टर द पोस्ट फ्लड, मतलब आफ्टर फ्लड सूख जाने के बाद, ठीक है, फ्लड सूख जाने के बाद जनरली वो एनिमल्स रिटर्न आएंगे अपने घर को, है ना। कुछ दिन हमने शेल्टर ले लिया कार्बी आंगलंग में, अब कार्बी आंगलंग से काजीरंगा के तरफ चले आएंगे, फिर भी उनको ऐसे रोड क्रॉस करना पड़ जाता है, और तब भी एक्सीडेंट होने का चांसेस रहता है ना। इसको रिड्यूस करने के लिए भी एलिवेटेड कॉरिडोर काम आएगा। अब बात करते हैं नेशनल हाईवे नंबर 715, जिसको पहले नेशनल हाईवे नंबर 37 जाना जाता था। इसकी एक्सटेंशन की बात करते हैं, क्योंकि इसी में ये एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है 715 में। तो ये कनेक्ट करता है तेजपुर को फ्रॉम नॉर्थ बैंक टू ईस्टर्न असम, ठीक है। जो पूर्व असम के क्षेत्र हैं, ठीक है, जो अपर असम के क्षेत्र हैं, उसको आप नॉर्थ असम से कनेक्ट करते हो, ठीक है, जो कि तेजपुर वाला रीजन है। तेजपुर, विश्वनाथ, ठीक है, लखीमपुर, ये जनरली तेजपुर, विश्वनाथ, ये आते हैं हमारे नॉर्थ असम में।
लखीमपुर से ऊपर आगे चले जाओ, धेमाजी की बात करो, तिनसुकिया की बात करो, डिब्रूगढ़ की बात करो, ये आ जाते हैं अपर असम वाले रीजन में। ठीक है, फ्रॉम सदर्न बाउंड्री टू ऑफ काजीरंगा कट्स अक्रॉस द मेजर एनिमल माइग्रेटरी रूट्स। ये जो नेशनल हाईवे नंबर 715 है, ये बहुत सारे ऐसे रूट से जाता है, ऐसे ट्रेल्स के बीच से जाता है जो कि एनिमल का मूवमेंट का सबसे प्रोन रूट रहा है। इसके लिए ये हाईवे नंबर याद रखना, इस बार प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कौन से हाईवे के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, हाईवे नंबर 715। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है पता है, हैवी व्हीकलर ट्रैफिक से क्या होता है, फ्रीक्वेंट रोड किल्स होते हैं। अब ऑलरेडी एलिवेटेड कॉरिडोर नहीं जब बन रहा है, नहीं बना है अभी तक, तब क्या हो रहा है प्रॉब्लम कि अल्टीमेटली जितना भी ट्रैफिक है, स्पीड ट्रैफिक आता है, तो अल्टीमेटली जब एनिमल्स का मूवमेंट होता है, स्ट्राइक बढ़ जाता है, स्ट्राइक रेट बढ़ जाता है, रोड किलिंग्स बढ़ जाती है। तो इसलिए इस एलिवेटेड कॉरिडोर की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है काजीरंगा को, है ना। अब इससे क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा, ये जो कॉरिडोर बन गया तो पहली बात तो देखो, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है, ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का जो कन्फ्लिक्ट है, आप आए दिन सुनते होगे असम में कि हाथीए घर भांगी से, हाथीए मानू मारी से, हाथीए बनांचलर परा जनांचलले गति करिसे, मतलब फ्रॉम फॉरेस्ट टू ह्यूमन हैबिटेट सेटलमेंट में एनिमल्स घुस जाते हैं, है ना। तो ये पहली बात कम होगा। अब ये क्या करेंगे, ये वाला आपका कार्बी आंगलोंग वाला एरिया है और ये काजीरंगा वाला एरिया है, तो काजीरंगा से एक बार जाएंगे ऐसे, फिर आराम से काजीरंगा में वापस लौट के आएंगे, क्योंकि अभी यहां पे उनको ऊपर से ये एलिवेटेड कॉरिडोर बना दिया गया है, गाड़ियां ऐसे पास होके जाएगी, ये नीचे से आराम से आ जा सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इनको, है ना। अब बात कर लो इंश्योर इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी। अब जब आप एनिमल किंगडम को कोई हार्म नहीं कर रहे हो, तो वहां पे इकोलॉजिकल सिस्टम बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। आपने अपनी गाड़ियों को रास्ता मोड़ दिया, बस ऊपर से लेके आप दूसरे जगह लैंड कर गए, उनका रास्ता में आपने इंटरफेयर ही नहीं किया, है ना। तीसरी बात, ये सबसे बढ़िया एग्जाम्पल लिख सकते हो अगर आप मेंस के आंसर लिख रहे हो, ठीक है। मेंस का जब आंसर लिखोगे तब इसको एक गुड एग्जाम्पल फॉर इको सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं इकोलॉजी को समझते हुए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान किया, इकोलॉजी को समझते हुए पूरा का पूरा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन करा, है ना। तो ये सबसे प्रकृति और पर्यावरण की सुरक्षा में हमारे द्वारा ह्यूमन सेटलमेंट के लिए द्वारा लिया गया एक सही और बेहतरीन कदम माना जाएगा, और इसको आप एग्जाम पे अपने एग्जाम्पल की तरह लिख भी सकते हो, ठीक है। सो इस टॉपिक के बेसिस में मैंने आपको एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और अपना जो आंसर निकल के आएगा इसको कमेंट सेक्शन में डालना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिएगा। तो चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक के तरह। इस टॉपिक का नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आपको पता होगा रिसेंटली हमारे असम के सीएम, ठीक है, डावोस गए हुए हैं, है ना, क्योंकि वहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कॉन्फ्रेंस चल रही है, मीटिंग चल रही है, और उसमें मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे असम के सीएम भी गए हुए हैं स्विट्जरलैंड, है ना। अब बात करते हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस बार न्यूज में आ सकता है ना, न्यूज में है, तो इसके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस थोड़े बढ़ गए हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो देखो, अबाउट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इट इज एन इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट ब्रिंग्स टुगेदर बिजनेसेस, पॉलिटिकल एंड सोशल लीडर्स डिस्कस ग्लोबल चैलेंजेस, ठीक है। ये क्या करता है, डिफरेंट बिजनेस सेक्टर्स को, डिफरेंट पॉलिटिकल एंड वर्ल्ड लीडर को एक साथ बुलाता है और वहां की जो पर्टिकुलर समस्या है उसके ऊपर बात करता है, बिजनेस एक्सपेंशन की बात करता है, कंट्रीज डेवलपमेंट की बात करता है, प्रॉपर्टी एलिवेशन की बात करता है, बिजनेस एक्सपेंशन की बात करता है जनरली। सो ये तो है कुछ मेजर काम, है ना। अब मान लो कि आपको पूछा जाए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है कहां, कब बना, तो कब अगर बना पूछता है, एस्टेब्लिशमेंट डेट अगर पूछता है 1971,
ठीक है। 1971 बहुत, तो आप जितने देख रहे हो मुझे पता है कि मैक्सिमम के मम्मी पापा की बर्थ डेट होगी, बर्थ ईयर होगा ये, है ना। तो हाँ, सच में बता रहा हूं, ठीक है। तो अल्टीमेटली 1971 को ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्टैब्लिश करा गया था, संस्थापना करी गई थी, है ना। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या प्रमोट करता है? स्टेक होल्डर थ्योरी फॉर ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट। यहाँ सबका समान भागीदारी का बात करता है ये, और पूरी की पूरी दुनिया में इसका इम्पैक्ट जो है, अच्छा इम्पैक्ट, दुनिया को बिजनेस से जोड़ने का इम्पैक्ट, दुनिया के सोसाइटल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को जोड़ने का इम्पैक्ट, जो टास्क है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कंडक्ट करता है या कंप्लीट करता है। इसका हेडक्वार्टर याद रख लेना इस बार के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जेनेवा में है। कहां है जेनेवा? स्विट्जरलैंड पे है ना। और इस बार डावोस जो कि इसकी कॉन्फ्रेंस भी चल रही है, और इसका हेडक्वार्टर याद रखना जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दिस बॉडी हैज ए कंसाइज मिशन। क्या क्या मिशन है? टू इंप्रूव द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू पब्लिक प्राइवेट कोऑपरेशन। मतलब सरकार और प्राइवेट की जो पार्टनरशिप है, ये पार्टनरशिप के द्वारा जो राइजिंग प्रॉब्लम्स है इनको सॉल्व करना ही मुख्य उद्देश्य है एक WEF का, है ना। WEF एड्रेस मेजर ग्लोबल कंसर्न इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक चैलेंजेस, ग्लोबल सिक्योरिटी। ये 3 मुद्दों में बात करता है। WEF 3 मुद्दों में बात करता है। पहला तो हो गया क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इतनी टेम्परेचर ज्यादा क्यों बढ़ रहा है, ठीक है, हमको टेम्परेचर लो करने के लिए क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग क्यों ज्यादा हो रही है, इंटेंस हो रही है, ठीक है, कार्बन पॉल्यूशन क्यों ज्यादा बढ़ रहा है। और दूसरी बात इकोनॉमिक चैलेंजेस, कोई देश की इकोनॉमी इतनी स्लो क्यों है, कितना डाउनफॉल क्यों चल रहा है, किसी देश की इकोनॉमी में इतना उछाल क्यों आ रहा है, ठीक है, बूम क्यों हो रही है, बूस्ट क्यों हो रही है ना। और कोई एक देश दूसरे देश पर इतना टैरिफ क्यों लगा रहा है, ये सब चैलेंजेस ये देखता है। तीसरी बात ग्लोबल सिक्योरिटी का कंसर्न देखता है, ये बात तो करता है ग्लोबल सिक्योरिटी के बारे में, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन इज फंडेड बाय इट्स डाइवर्स मेंबरशिप विच इंक्लूड द गवर्नमेंट, ग्लोबल फिगर्स, ठीक है, प्रोमिनेंट ग्लोबल फिगर। अल्टीमेटली ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके मेंबर्स के द्वारा चलाई जाती है, मेंबर्स के कंट्रीब्यूशन के द्वारा चलाई जाती है, और जितने भी कंट्रीब्यूटर हैं इसके, इसी के उनके जो कंट्रीब्यूशन से ही WEF फंक्शंस करता है। अब एक बात और याद रखनी है आपको आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से कि WEF क्या क्या रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो मेजर रिपोर्ट्स पब्लिश बाय WEF ये याद रख लो, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, जेंडर गैप रिपोर्ट। और कुछ ना रखो तो 3 तो आपको याद रखनी है, जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है, और फिर ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, ठीक है, ये 3 आपको याद मस्ट भी रखनी है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं इस टॉपिक के बेसिस में आपको एक प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जा रहा है, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, और लिखना है। नेक्स्ट तीसरी आर्टिकल की बात कर लेते हैं, पराक्रम दिवस। आप जानते हो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं इस आर्टिकल में। आइए, ओके, व्हाट इज इन द न्यूज। 23 जनवरी जो कल का दिन रहा है 2026, ये है 129th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इनके बारे में कौन नहीं जानता भारत में, है ना। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। इंडियन आर्मी, आजाद हिंद फौज के द्वारा भारत की जो स्वाधीनता संग्राम की जो नींव है वो रखने का काम इन्होंने किया था, है ना। अब बात आई 23 जनवरी को
इनका 129th बर्थ एनिवर्सरी थी। दिस डे सेलिब्रेटेड एज द पराक्रम दिवस। सो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्मदिन है इसको हम पराक्रम दिवस के हिसाब से मनाते हैं, है ना। In 2021, Government of India decided to celebrate birthday of Netaji Subhash Chandra Bose on 23rd January every year as a पराक्रम दिवस। 2021 से भारत सरकार का एक फैसला था, भारत सरकार ने मनोनीत किया कि 23 जनवरी जिसका जो दिन है, जिस दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है, उस दिन को हम लोग पराक्रम दिवस के हिसाब से मनाएंगे, है ना। ऑब्जेक्टिव क्या था बिहाइंड द पराक्रम दिवस सेलिब्रेशन? टू रिमेंबर द नेताजीज इनडोमिनेटेबल स्पिरिट एंड सेल्फलेस सर्विस टू द नेशन, इंस्पायर द पीपल ऑफ कंट्री स्पेशली द यूथ को इंस्पायर करने। देखो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जो त्याग और बलिदान है वो देश के हित में है, और आप सबको भी आज वही त्याग और बलिदान के भाव से देश हित में काम करते जाना है। यही था इस पराक्रम दिवस को मनाने का मेन मकसद, है ना। अब बात कर लेते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ी बहुत, है ना। तो ही वॉज एन इंडियन नेशनलिस्ट बॉर्न ऑन 23 जनवरी 1897। 1897 को उनका जन्म हुआ था। कहाँ? कलकत्ता, कटक के, उड़ीसा के कटक में, है ना। कटक उड़ीसा में है, तो कटक में उनका जन्म हुआ था। इन 1920 में, है ना, उन्होंने महज 23 साल की उम्र में उन्होंने सिविल सर्विस की एग्जाम पास कर ली थी, ठीक है। वो सिलेक्ट हो गए थे आईसीएस के एग्जाम में, ठीक है। बट रिजाइन इन 1921 आफ्टर गेटिंग द सर्विस। 1921 को उन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया सर्विस से, टू ज्वाइन क्या? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तब 1921 का समय एनसीएम का समय था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का समय था। ये एनसीएम ज्वाइन करने के लिए 1921 में नेताजी ने आईसीएस की पढ़ाई, आईसीएस की नौकरी को छोड़ दिया। सोच लो, बलिदान इसको बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल स्टाइल क्या था। ये हमेशा थोड़े से सोशलिस्ट पॉलिसीज में इंक्लाइंड रहे, मिलिटेंट अप्रोच रहा इनका। ये नरम दिली से बात, नरम टाइप की इनकी राजनीति थी नहीं। ब्रिटिश के अगेंस्ट ये हमेशा गर्म जोशी से ही पेश आना चाहते थे, है ना। जैसे महात्मा गांधी का एक वो था कि महात्मा गांधी सत्य अहिंसा की राह में, सत्य अहिंसा की ये भी चलते थे पहले। फिर इनको लगता था कि अहिंसा से तो आजादी मिलने से रही, है ना। तो ईंट का जवाब पत्थर से हमको देना आना चाहिए, सच बात है ये भी, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ये रहे 2 बार। 1938 में हरिपुरा सेशन में ये आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे, और 1939 में त्रिपुरी सेशन में आईएनसी के प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। त्रिपुरी सेशन में उनकी थोड़ी सी क्या हो गई, मन मुटाव सा हो गया, ड्यू टू आइडियोलॉजिकल कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। इसकी वजह से विथ महात्मा गांधी जी उन्होंने क्या कर दिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस से तब रिजाइन कर दिया, है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिजाइन कर दिया। आफ्टर रेजिग्नेशन फ्रॉम आईएनसी ही लीड द इंडियन नेशनल आर्मी और आजाद हिंद फौज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर II फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस, है ना। भारत की आजादी के लिए उन्होंने फिर वो कहाँ चले गए? जर्मनी चले गए। जर्मनी से हिटलर से मिले, हिटलर से भी मदद मांगे। फिर जापान गए, वहां से प्रिजनर ऑफ वार को लिया, मोहन सिंह को साथ में लिया, है ना। ऑलरेडी मोहन सिंह के बारे में भी हम देख ही लेते हैं, साथ साथ देख लो। मोहन सिंह एंड इंडियन रिवोल्यूशनरी फॉर्म द नेशनल इंडियन नेशनल आर्मी फ्रॉम अमंग द इंडियन प्रिजनर ऑफ वार विथ एम टू लिबरेटिंग इंडिया फ्रॉम ब्रिटिश रूल। वहां पे तभी ऑलरेडी नेताजी ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन नहीं किया, ठीक है। आप बार बार कंफ्यूज मत होना कि नेताजी ने गठन किया। मोहन सिंह जी थे जिन्होंने ऑलरेडी गठन करा, इन्होंने उसको नेतृत्व दिया। सुभाष चंद्र बोस जी ने उस इंडियन आर्मी को, जो आजाद हिंद फौज थी, उसको नेतृत्व दिया, आगे बढ़ाया। जैसे जैनिज्म में बोला जाता है, ऋषभ देव जैनिज्म के
आदि गुरु हैं, है ना, ऋषभ देव जी ने जैनिज्म स्टार्ट करा, लेकिन उसको प्रोमिनेंट किसने बनाया? महावीर स्वामी ने, है ना। वैसे ही मोहन सिंह जी ने आजाद हिंद फौज की संरचना करी, गठन करा और उसको पॉपुलर बनाया, आगे ले गए सुभाष चंद्र बोस जी, है ना। अब उनको एक टाइटल मिला नेताजी। मतलब क्या होता है? रेस्पेक्टेड लीडर बोलते हैं ना नेताजी, तो नेताजी हम सुभाष चंद्र बोस जी को बोलते हैं, क्योंकि ही हैज ग्रेट लीडिंग कैपेबिलिटी। और उनको ये किसने दिया था नाम? इंडियन सोल्जर्स ऑफ आजाद हिंद फौज ने ही, आईएनए के सोल्जर ने उनको नेताजी कह के बुलाने का नाम दिया था, है ना। सो अबाउट दिस आर्टिकल यू हैव ए practice question from this article. Please read this question carefully and solve this and submit your answer in the comment section. So I hope आपको ये आर्टिकल समझ में आए हैं, करंट न्यूज में थे, जो कि आपकी एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत जरूरी हो सकते हैं, है ना। तो मैंने ये आर्टिकल आपको समझाने की कोशिश करी. So if you want this PDF, you can scan this QR and join my Telegram channel, Study with Prince Sir. There you will get this PDF. Okay. Or thank you everyone for attending this class. We'll meet next week with some new topics, with some new news for your examination. Thank you everyone. Thank you.